Hello, my dear friends. In JEE NEET, generally, we are discussing about the isomerism, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हम लोगों ने हेलो आल्केन हेलो एरिन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बहुत बात कर ली है। तो यहाँ सिर्फ मैं आपको थोड़ा रिवाइज करके ही आगे बढ़ूँगा और फिर हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, ये मैं हर एक चीज़ को डीप में इसलिए ले जा रहा हूँ कि अगर आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी अच्छी तरह से आती है तो बाकी की केमिस्ट्री आपकी जो है वो पीछे चली आती है। ठीक है, आपको पूरा सब कंसेप्ट, चाहे वो अल्डिहाइड कीटोन मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन पार्ट 1 हो पार्ट 2 हो, यानी कि अल्कोहल फिनोल ईथर हो, अल्डिहाइड कीटोन एस्टर हो, तो उसकी प्रॉपर्टी समझ में आ जाती है। हेलो अल्केन हेलो एरिन में भी थोड़ा आपको हेल्प मिल सकता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हार्ट है वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसलिए मैं इसको डीप में डिस्कस करता हूँ। तो चलिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बाद में जो पूरी केमिस्ट्री है वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली बहुत इजी लगेगी। तो हम पहले बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो whenever we discuss about the optical isomerism, you should know the PPL, plane polarized light. This term is not new for you, you know very well. जैसे कि वाइट लाइट ऑर्डिनरी लाइट होती है, ट्रैवल्स इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स लाइक दिस। ओके, तो एक निकोल प्रिज्म जिसको पोलराइज़र भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं हम, पोलराइज़र भी बोला जाता है, उसमें से पास करते हैं तो हमें एक ही प्लेन में ट्रैवल करने वाली ऐसी लाइट मिलती है। ठीक है, उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट भी बोला जाता है और प्लेन पोलराइज लाइट भी बोला जाता है। जैसे एक विंडो होता है, विंडो जो हमारे घर पे जो विंडो होता है ड्राइंग रूम में, ऐसे होता है ना। मैं ज़रा इसको थोड़ा आपको डीप में समझाऊँ। चलो, ये विंडो समझ लो, इसमें आयन बार्स होते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे आयन बार्स होते हैं, 1 2 3 4। अच्छा, आप एक लकड़ी का भारा ले लो। चलो, मैं समझ लो कि ये 3 4 लकड़ियाँ हैं, 1 2 3 4, और दूसरी 4 लकड़ियाँ मैं ऐसे ले लेता हूँ, 1 2 3 4। तो अगर ये जो लकड़ियाँ हैं 4, मैं इसमें से पास करने की कोशिश करूँगा तो ये ऐसे अटक जाएगी। अगर मैं ये लकड़ियाँ पास करने की कोशिश करूँगा तो ये पास हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ होता है लाइट जब इसमें, तो जो लाइट पास हो जाती है उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। बाकी जो लाइट है ये एक पास हो रही है, बाकी सब यहाँ पे प्रिज्म में एब्सॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, ऑल लाइट आर एब्सॉर्ब्ड। तो ऐसी लाइट को हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। अगर वही प्लेन पोलराइज लाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हम पास करेंगे तो या तो ये प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट नहीं होगी, अगर रोटेट नहीं होगी ऐसे ही बाहर निकल जाएगी, जैसे पास करते हैं ऐसे ही बाहर निकल जाएगी, तो हम बोलेंगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर प्लेन पोलराइज लाइट या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, ठीक है, ये देखिए ये किस साइड रोटेट हो रही है, ये राइट साइड रोटेट हो रही है, ये लेफ्ट साइड रोटेट हो रही है। तो अगर राइट साइड रोटेट होगी तो हम बोलेंगे कि कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेफ्ट साइड रोटेट होगी तो हम बोलेंगे कि लेवो रोटेटरी है, जिसको स्मॉल डी और स्मॉल एल से लिखा जाता है। ये डी एल जो है एक दूसरे की मिरर इमेज होती है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है, तो ये डी एल को एक दूसरे का एनांशियोमर बोला जाता है। ये सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ, आपको पता है। और एक नेसेसरी कंडीशन होती है कायरल सेंटर। हर एक कंपाउंड में अगर एकमात्र कायरल सेंटर हो, एकमात्र कायरल सेंटर, तो आप बोल सकते हो कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो उसको क्या बोलते हैं कि एक sp3 ऐसा एटम जिसकी 4 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्शन हो। ठीक है,
द sp3 एटम विच इज कनेक्टेड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप, तो उसको हम कायरल सेंटर बोलेंगे, शॉर्ट में हम बोलेंगे cc। अगर वही sp3 कार्बन हो तो हम उसको बोलेंगे कायरल कार्बन। ठीक है, तो कायरल कार्बन के बारे में भी आप जानते, देखिए ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी एक है, ए बी डी एंड ई, चारों डिफरेंट है, तो इस कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलेंगे। और कायरल कार्बन को स्टार से डिनोट किया जाता है, यू नो वेरी वेल। और मिनिमम एक कायरल कार्बन हो तो समझ लीजिए कि वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा ही दिखाएगा। आपने प्रिपेयर किया है और आपको ये सब पता है, तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है हमारे पास, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है कि जिसके पास अगर एक ही कायरल सेंटर है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, वो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ एक नई कॉम्पिटिटिव बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो टर्शरी अमाइन है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। इसके हिसाब से हमें दो स्टेटमेंट आते हैं जो हमको ट्रू लगता है लेकिन ट्रू नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे कंपाउंड सिलेक्ट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इसमें कितने कायरल कार्बन है। ठीक है, देखिए पहला कंपाउंड आपके सामने, उसमें देखिए कितने कायरल कार्बन है। ये कार्बन, उसकी एक वैलेंसी इथाइल ग्रुप से, मिथाइल ग्रुप से, क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, चारों डिफरेंट, मतलब कि ये कायरल है। देखिए सेकंड कंपाउंड, ये कार्बन कायरल है क्योंकि एक वैलेंसी OH से सेटिस्फाइड है, एक CH3 से है, एक इथाइल ग्रुप से है और एक हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन कायरल है। बाकी के सब कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि ये कार्बन क्यों कायरल नहीं है, क्योंकि उसकी 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। ये नहीं है 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। ये नहीं है, सेम वही कंसेप्ट, 3 वैलेंसी सेम है। ऐसा नहीं होता कि एक ही कायरल कार्बन होते, कहीं कभी कभी 2 कायरल कार्बन भी आ सकते हैं। उसको आप कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए मैंने आंसर तो पहले ही दे दिया है। ये कायरल कार्बन है, कैसे, चलिए डिसाइड करते हैं। इसके पास एक क्लोरीन है, एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है और एक ये दूसरा, ये बड़ा ग्रुप है, चारों डिफरेंट है। अब देखिए दूसरा कायरल कार्बन हम ले लेते हैं। चलो हम ले लेते कि ये कार्बन कायरल कैसे होगा, चलिए वो भी देखते हैं। उसकी एक वैलेंसी क्लोरीन से सेटिस्फाइड है, एक इथाइल, अनदर वन इज दिस वन ह्यूज ग्रुप एंड फोर्थ वन, देखिए चारों डिफरेंट है। नई बात मैंने इसमें ये इंक्लूड की है कि साइक्लिक सिस्टम में आप कायरल कार्बन कैसे डिसाइड करेंगे, हाउ विल यू डिसाइड द कायरल कार्बन इन साइक्लिक सिस्टम। ये कार्बन तो कायरल है ही नहीं क्योंकि उसकी 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। अब मैंने दिखा दिया है कि ये कार्बन जो है वो कायरल है, दिस वन इज कायरल। तो देखिए यहाँ पे जो कार्बन है ये साइक्लोहेक्सिन रिंग के ऊपर, उसकी एक वैलेंसी CH3 से सेटिस्फाइड है। ठीक है, दूसरी वैलेंसी यहाँ CH2 से सेटिस्फाइड है, sp3। तीसरी वैलेंसी ये कार्बन जो है वो sp2 है, CH डबल बॉन्ड CH। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है साहब, इसको आप कैसे निगलेक्ट कर सकते, चारों अलग हैं। यहाँ पे इस कार्बन को नहीं बोला जा सकता क्योंकि उसकी 2 वैलेंसी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय कार्बन। इस कार्बन को भी नहीं बोलेंगे क्योंकि उसके पास 2 हाइड्रोजन है। इसको भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी सेम है। ये भी नहीं आएगा उसमें, ये भी नहीं आएगा क्योंकि उसकी 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज़ हो रही है, ये साइक्लोप्रोपेन, इसमें ये कार्बन मैंने कायरल बताया, कैसे देखते हैं चलिए। तो एक वैलेंसी CH3 है, एक हाइड्रोजन होगा। इस साइड अगर आप चलते हो तो थर्ड वैलेंसी इज अ CH2 ग्रुप, ये CH2 है। और ये अगर आप देखें फोर्थ वन इज नथिंग बट CH3, है ना। तो चारों डिफरेंट है, मतलब कि ये कायरल है। चलिए अब इसको देखते हैं, ये भी कायरल है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है, एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, सेकंड वैलेंसी बाय CH3 ग्रुप, थर्ड वैलेंसी बाय CH2 ग्रुप।
फोर्थ वैलेंसी बाई CH3 ग्रुप, चारों अलग है। अब देखिए बाकी दो कार्बन, ये कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि उसकी तीन वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। ये कार्बन भी कायरल नहीं है क्योंकि उसकी दो वैलेंसी, यहाँ पे जंक्शन पे CH2 है, आपको पता है, मैंने लाइन स्ट्रक्चर में बताया था। तो दो वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। अब देखिए ये वाला, अब इसमें कायरल कार्बन या तो कायरल सेंटर भी बोला जाए, कार्बन नहीं है तो हम सेंटर बोलेंगे, यहाँ पे कार्बन है तो इस CC का मतलब कायरल कार्बन करेंगे। जीरो है, आप डिसाइड करिए कैसे। तो ये कार्बन आप देख लीजिए, इसकी एक वैलेंसी, यही एक पॉसिबल आपकी नज़र में आ सकता है, ठीक है, दैट दिस वन मे बी chiral. So let us see what happens. See, one valency satisfied by Cl group, another valency with ethyl group, third valency with hydrogen, and fourth valency once again ethyl group. Then observe this ethyl and this ethyl, both are same. So this is not chiral. Another are obviously not chiral. See, here this one, this carbon and this all carbons are not chiral because more than one valence is satisfied by hydrogen. तो इसमें कायरल कार्बन ज़ीरो है। ये ऐसा आ सकता है कि आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कायरल कार्बन, तो मैं वो क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ। देखिए कभी ऐसा भी लिखा होता है सिंबॉलिक लैंग्वेज में, इसमें आंसर मैंने दे दिया है कि कायरल कार्बन ज़ीरो है। कैसे? तो एक तो आपके दिमाग में ये कार्बन आ सकता है कि चलो इस कार्बन के बारे में सोचते हैं कि ये शायद हो सकता है ये वाला। तो देखिए उसकी दो वैलेंसी CH3 से सेटिस्फाइड है, ये कंसेप्ट गया काम से। तो अब दूसरा आपको ये लग सकता है, देन वन वैलेंस इज सेटिस्फाइड बाय, किससे सेटिस्फाइड है? वन वैलेंस इज सेटिस्फाइड बाय क्लोरीन, सेकंड वैलेंस इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, थर्ड वैलेंस इज सेटिस्फाइड बाय आइसोप्रोपाइल, and here IPR is written this nothing but same isopropyl। IPR का मीनिंग होता है आइसोप्रोपाइल, ये मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो दोनों सेम हुआ, ये आइसोप्रोपाइल ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा है IPR मीन्स आइसोप्रोपाइल, दोनों सेम। देन टू वैलेंसी ऑफ दिस कार्बन सेटिस्फाइड बाय आइसोप्रोपाइल, सो कोई भी कार्बन यहाँ पे किराल नहीं है। अब देखिए ये यहाँ ये CH2 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 कितनी बार? 5 टाइम्स CH2 मीन्स ऑल कार्बन्स आर नॉट किराइल। यहाँ पे थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो है। चलिए मैं वो हाइड्रोजन लिख लेता हूँ। फॉर दिस कार्बन one valence is satisfied by CH3, another by hydrogen, but two valence is satisfied by CH2 and CH2। तो ये तो सेम हो गया, मतलब कोई कार्बन किराल नहीं, कायरल कार्बन इज ज़ीरो। और बहुत ही बढ़िया जो स्ट्रक्चर मैंने आपको सोचना है, मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा। इन दिस स्ट्रक्चर कायरल कार्बन्स आर 9। देखिए इसके बारे में सोचते हैं, आंसर्स आर गिवन, जितना स्टार है वो सब कायरल कार्बन है। यहाँ पे देखिए तो ये sp2 कार्बन, ये जंक्शन वाला CH, ये OH और एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, चारों वैलेंसी डिफरेंट। तो जितने जितने मैंने यहाँ पे कार्बन लिए, सब जितने कार्बन लिए उनकी जो है उनका एनवायरनमेंट अलग है 3D। तो 9 कायरल सेंटर, 9 कायरल सेंटर्स आर देयर। चलिए इस कार्बन को ले लेते हैं, ये राउंड वाला, दिस वन इज ऑल्सो कायरल कार्बन। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, अगर साइक्लिक सिस्टम है तो पहले एक बार जाइए क्लॉकवाइज, एक बार चलिए एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एनवायरनमेंट इज सेम, देन इट इज़ कंसिडर्ड सेम वैलेंसी। लेकिन यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज आप जा रहे हो तो यहाँ पे बेंजीन रिंग आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो साइक्लोहेक्सिन रिंग आ रही है। तो एनवायरनमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम नहीं है, मतलब ये दोनों वैलेंसी डिफरेंट गिनी जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो CH ग्रुप है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, चारों वैलेंसी डिफरेंट है। सो दिस वन इज़ द कायरल कार्बन। आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा, सोचना होगा,
इस कार्बन के बारे में सोचिए, उसकी भी यहाँ पे sp2 कार्बन है, ये यहाँ पे ये CH है, ठीक है। ये सिस्टम यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो है और पूरा ये सिस्टम लगा हुआ है, दिस वन इज, सो ऑल 4 वैलेंसीज आर डिफरेंट, सो टोटल कायरल सेंटर्स आर 9। दिमाग लगा के सोच लीजिएगा, अगर पता नहीं चलता है तो थोड़ा मुझे पूछ लीजिएगा। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स माय फ्रेंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम, आइदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। देखिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, देखने में आपको लगेगा, व्हेन यू रीड फर्स्ट टाइम यू फील दैट दिस इज राइट, द मोलेक्यूल्स हैविंग वन, ये ऑन नहीं है, द मोलेक्यूल्स हैविंग वन कायरल सेंटर इज ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव। बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि टर्शरी अमाइन नाइट्रोजन की ऑल 4 वैलेंसीज इज सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट ग्रुप, फिर भी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाता है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, जब डेफिनेशन दी थी, ये पढ़िए एक बार। इफ एनी कंपाउंड हैज ओनली वन कायरल सेंटर देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। सेंटर की बात की है मैंने, कार्बन की बात नहीं की, ठीक है। सेंटर कोई भी हो सकता है, कार्बन हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है, क्या वर्ड यूज किया है? वर्ड यूज किया है मैंने सेंटर। द मोलेक्यूल्स हैविंग वन कायरल सेंटर इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये ऑलवेज नहीं होता ना तो ये सही हो जाता, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, यहाँ पे एक्सेप्शन रहता है टर्शरी अमाइन, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। द मोलेक्यूल्स हैविंग वन कायरल कार्बन is always optically active. In the compound in which one chiral carbon is present is always optically active, ये स्टेटमेंट मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही सही है। अब देखिए कायरल और एकायरल 2 वर्ड्स आ रहे हैं, तो ये भी मैंने समझाया आप लोगों को। एकायरल का मतलब होता है कि सिमेट्रिक मोलिक्यूल एंड दैट इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कायरल मीन्स एसिमेट्रिक मोलिक्यूल दैट इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। फिर से बोलता हूँ, एकायरल मीन्स सिमेट्रिक, कायरल मीन्स एसिमेट्रिक, ठीक है। एकायरल मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव, कायरल मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है? तो अब इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट then optically active, if not rotate plane polarized light then optically inactive। तो ये कंपाउंड हम सिमेट्रिक माना जाएगा। सिमेट्रिक के मेरे प्यारे बच्चों 23 कंसेप्ट्स है। Actually in stereochemistry 23 near about concepts are there. Among them 3 most important concept of symmetry, that is first one is the achiral carbon or achiral center. Second concept is plane of symmetry, POS, and third concept is the center of symmetry। ये 3 अगर प्रेजेंट है और तीनों में से कोई एक प्रेजेंट है देन कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, उसको हम सिमेट्री बोलते हैं। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है माय फ्रेंड्स then either it rotates plane polarized light right side, then it is called dextrorotatory or positive isomers, or it rotate left side, then it is levorotatory or it is denoted by small l or negative side, negative sign, and that compound is majority asymmetric, and it contain chiral center or chiral carbon, but chiral center if tertiary amine is present then not optically एक्टिव। फिर से यहाँ मैं एक रिवाइज कर दूं, किसी भी कंपाउंड का डी एल डेक्स्ट्रो और लेवो जो है वो नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। और इन दोनों को एक दूसरे का एनांशियोमर बोला जाता है।
आप अगर लिखना हो, नोट आपने किया है, आपने पूरी थियरी की है स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए मैंने इसको बहुत लंबा नहीं खींचा है क्योंकि आपको इसमें पता है, ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ आप लोगों को। ये DL जो है एक दूसरे की मिरर इमेज होती है, एक एग्जाम्पल मैं दूंगा इसके बाद, तो उसको एक दूसरे के एनांशियोमर्स भी बोले जाते हैं। अब ये आइसोमर्स नहीं बोले जाते हैं, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि DL आइसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेजेस टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे इमेजेस का मतलब है मिरर इमेजेस टू ईच अदर एंड बोथ आर द एनांशियोमर्स टू ईच अदर। मेजोरिटी जो कंपाउंड बार बार पूछा जाता है वो है, यह है लैक्टिक एसिड जो मिल्क में से बनता है। मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है और उसको जब हम मिल्क को कर्ड योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वही लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मिरर रखा है, ये मिरर है। सो दिस वन इज अ डी लैक्टिक एसिड डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और इसको आप प्लस भी बोल सकते हो। ये एल लैक्टिक एसिड है, इसको आप माइनस भी बोल सकते हो क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड रोटेट करेगा, ये लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। तो दोनों को देखिए, मिरर इमेज टू ईच अदर, ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं है। लेट मी रिपीट द थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर इम्पॉसिबल। अगर आप हाथ जोड़ते हो तो वो सुपर इम्पॉसिबल नहीं है। सुपर इम्पॉसिबल मतलब दो चीज़ों का एक चीज़ में कन्वर्ट हो जाना उसी कंडीशन में। इसको इसके ऊपर सीधा इम्पोज कर दो तो दो में से एक मॉलिक्यूल अगर बनता है तो उसको सुपर इम्पोज। इसको उल्टा करके आप रखेंगे तो ये भी मैंने बोला है कि दो कंडीशन है, या तो आप 180 डिग्री के पे रोटेट करके भी ये सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, तो आप देख लेना ये नहीं होगा। तो डी लैक्टिक एसिड एल लैक्टिक एसिड्स आर एनांशियोमर्स टू ईच अदर। ठीक है, आपका हेलो अल्केन हेलो एरिन भी यहाँ रिवाइज हो जाएगा। तो और दो कंसेप्ट है, द आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस, अगर एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है एंड दे आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल देन दे आर कॉल्ड डायास्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, देन एक आता है मेसो कंपाउंड। अगर कोई कंपाउंड के अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है, मैंने पहले बोला कि अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सिमेट्री या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है या तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, दोनों में से एक होती है, तो दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा। ये साथ में लिख लेना, इनएक्टिव ही होगा। तो इसको मेसो कंपाउंड भी बोलते हैं, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो उसको मेसो कंपाउंड भी बोलते हैं। मैंने एक मेसो कंपाउंड भी आपको बताया था, यहाँ पे मैं एग्जांपल उसका नहीं दे रहा हूँ। देखिए, तो चलिए मैं आपको POS COS मतलब कि प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में बताता हूँ कि कंपाउंड में आप उसको कैसे देखेंगे। अगर इसमें नहीं पता चलता है तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको सिर्फ किराल कार्बन या तो आप कायरल कार्बन आइडेंटिफाई कर सकते हो, मीन्स आपका काम हो जाएगा। ये तो मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे इसलिए दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये मीथेन है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब कि ये कंपाउंड अगर आप यहाँ से प्लेन ड्रॉ करेंगे तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज हो रहे हैं। ठीक है, इफ़ दिस कंपाउंड यहाँ से प्लेन ड्रॉ करेंगे तो भी ये मिरर इमेज है एक दूसरे की, है कि नहीं? बिल्कुल है। यहाँ से आप आधा पार्ट करेंगे इसका तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, आधा आधा पार्ट। यहाँ से आप इसका करेंगे और यहाँ पे तो ऐसे ही पता चल जाता है कि ये कार्बन किराल नहीं है तो ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल ही होगा, ये एक किराल कार्बन है, दिस कार्बन इज ए किराल कार्बन। तो या तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी या तो दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है ट्रांस 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब आप जो ये ब्यूटेन की साइक्लिक रिंग है उसको
आप उसको जो है ऐसे परपेंडिकुलर टू प्लेन मान लो, ठीक है, ऐसे, मतलब कि ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, तो ये CH3 और H ग्रुप, ये दोनों ग्रुप जो है वो स्क्रीन में है, ठीक है, ये दोनों स्क्रीन में है। अब ये सेंटर है, अब सेंटर है, देखिए सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे सेम ग्रुप आ रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यस, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे सेम ग्रुप आ रहे हैं, यस आ रहे हैं, CH3 CH3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ सेंटर, यहाँ CH2 CH2 इक्वल डिस्टेंस पे आ रहे हैं, देखिए ये आ रहे हैं, यहाँ पे भी ये CH CH इक्वल डिस्टेंस पे आ रहे हैं। इफ फ्रॉम एनी सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, इफ at equal distance same groups are present, same atoms are present, then you can say center of symmetry is present, ठीक है। ये मॉलिक्यूल आप देखिए, सेंटर से, इसको मैंने सेंटर लिया है, इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है, तो यहाँ पे COS प्रेजेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों में से एक प्रेजेंट है या तो दोनों प्रेजेंट है, उसी सूरत में ये कंपाउंड जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव माना जाएगा। अगर कहीं पे किराल कार्बन प्रेजेंट है पूरे कंपाउंड में, तो भी आपको ये कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव ही गिनना है। यहाँ पे मैं, हालांकि स्टीरियोकेमिस्ट्री में तो बहुत लंबा चलता, अगर मैंने आपको हेलो अल्केन हेलो एरिन में नहीं समझाया होता। अब मैं चल रहा हूँ जो हमारे दूसरे कंसेप्ट है, उसमें से पहला बहुत बढ़िया कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, एंड दैट वन इज़ अ इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा इंडक्टिव इफेक्ट पे आगे चल के। अभी जो हमारा 12th स्टैंडर्ड में द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन दैट कंसेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का पहला पार्ट चल रहा है, अल्कोहल फिनोल ईथर, एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड कीटोन एंड aldehyde. Then in that for chemical and physical properties we have to uh, account the inductive effect, electromagnetic effect, resonance, that also we discussed in 11th standard. तो देखिए थोड़ा कम्पिटिटिवली उसको रिवाइज कर लेते हैं कि एक्चुअली ये क्या है, ठीक है। सो इंडक्टिव इफेक्ट, इन शॉर्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड आई इफेक्ट। आई इफेक्ट पूरी शॉर्ट नोट है आपके पास 11th स्टैंडर्ड की बुक में। तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड होता है तो उसका एसिडिक नेचर, जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड, वो हम इंडक्टिव इफेक्ट से डिसाइड कर सकते हैं। कैसे, तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। और बाय दिस यूज वन थिंग आई क्लियर that inductive effects are two type, minus I and plus I, and you can predict about the stability of carb cation. You can say something about SN1 SN2 reaction which we studied in halo alkane and halo arine. You can say the alcoholic strength बेस्ड ऑन द प्लस आई इफेक्ट, वो इसी चैप्टर, वो जो अल्कोहल फिनोल ईथर, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर द बेसिक नेचर ऑफ एमाइन, ये कंसेप्ट जो है एसिड का जो कंसेप्ट है उससे रिवर्स चलेगा विथ रिस्पेक्ट टू एसिडिक नेचर, ये पूरा रिवर्स होगा। अगर आपको एसिडिक नेचर का कंसेप्ट पता है, जैसे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपसे कि अगर एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, तो बेसिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। हियर एसिडिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, देन बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि रिवर्स है, जो कंसेप्ट है वो रिवर्स है। इंडक्टिव इफेक्ट का इतना इतना जो एरिया है उसमें यूज़ हो सकता है। और दो तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें, मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आपको देना नहीं चाहता हूँ, फिर भी आप थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड पे ही ऑपरेट होता है, सिग्मा बॉन्ड, सॉरी, ये इंडक्टिव इफेक्ट ये परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। ये इफेक्ट परमानेंट होती है किसी मॉलिक्यूल में
ऐसा नहीं होता कि कभी उसका सॉल्यूशन बनाया और इन अंडर सच सर्कमस्टेंसेस इट ऑब्जर्व, नॉट लाइक दैट। ओके, सो इट डिक्रीज बाय डिस्टेंस। ये आग की तरह होता है, जैसे कोई आग जलती है, ठीक है, आप जितने पास जाओगे तो ज़्यादा गर्मी लगेगी, जितने दूर जाओगे कम गर्मी लगेगी। इंडक्टिव इफेक्ट का ही ऐसा है, जितने पास जाओगे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगेगी, जितने दूर हो जाओगे इंडक्टिव इफेक्ट कम लगेगी। ठीक है, तो चलिए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको पता ही है फिर भी ये रिवीजन कर देते हैं। तो किसी दो मोलेक्यूल के बीच में, ये हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, and between these two molecules there is a difference in their electronegativities, so bond is stretched towards more electronegative atom like this, ये पूरा स्ट्रेच है बॉन्ड। तो ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, डेल्टा माइनस चार्ज इंड्यूस्ड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, डेल्टा प्लस चार्ज इंड्यूस्ड ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है उसको हम माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे। जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है तो हाइड्रोजन मना नहीं करता है, उसकी टेंडेंसी है कि चलो पे खींचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बॉन्ड हाइड्रोजन की तरफ से ये वीक हो जाता है। यहाँ से ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात ये है कि यहाँ से ये बॉन्ड वीक हो जाता है। जब भी तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन की तरफ से ही टूटेगा, क्योंकि यहाँ तो डेंसिटी क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन खींचने देता है उसको प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, जो खींच लेता है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके पास माइनस आई इफेक्ट होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के पास प्लस आई इफेक्ट होती है, अगर बॉन्ड पोलर हो तो मैंने यहाँ एक डेंजर पॉइंट भी दिया है कि अगर क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड हो, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड जो है वो पोलर नहीं होगा। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट भी ऑपरेट नहीं होगी, माइनस आई इफेक्ट भी ऑपरेट नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल है 1-क्लोरोप्रोपेन का। तो यहाँ पे क्लोरीन की माइनस आई इफेक्ट है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक तो कार्बन क्लोरीन, कार्बन 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 कार्बन। तो इस एग्जाम्पल से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होती है उसकी इफेक्ट कहाँ तक लगती है, तो जहाँ पे माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा होता है वहाँ से लेके थर्ड कार्बन तक the inductive effect operated from in minus I effect to third carbon। तो अगर दोनों को एक दूसरे के सापेक्ष में हम कंपेरेटिवली सोचे तो क्लोरीन की माइनस आई इफेक्ट है, तो ये पूरा जो अल्काइल ग्रुप है उसकी प्लस आई इफेक्ट है। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ खींचे जा रहे हैं, क्लोरीन की तरफ। जो पहला कार्बन है उसको ज़्यादा इफेक्ट लगेगी, दूसरा कार्बन है उसको कम इफेक्ट लगेगी, थर्ड कार्बन को बहुत ही कम लगेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई फोर्थ कार्बन है तो इसको कोई इफेक्ट इंडक्टिव लगेगी नहीं। तो कहाँ तक ऑपरेट होगी इंडक्टिव इफेक्ट? इन कार्बन चेन अप टू 3 कार्बन। इज इट क्लियर? तो और कार्बन के बॉन्ड की पोलैरिटी भी ये बढ़ती जाएगी, ये बॉन्ड जो है वो जल्दी टूटेगा, इसको तोड़ने में बहुत ही मुश्किल होगी, ये बहुत ही हार्ड होगा, ये तो टूटेगा ही नहीं। तो जब भी बॉन्ड टूटेगा तो ये वीक होगा, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये वीक होगा, ये जल्दी टूट जाएगा। तो ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज बनेगा, ये क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज। तो हम मैकेनिज्म भी समझा सकते हैं, वी कैन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। Though here I note down that it exists up to 3 carbon, and as we move away from chlorine the effect decreases। तो डेल्टा डबल डेस जो तीसरे कार्बन पे वो लेस होता है, सेकंड कार्बन पॉजिटिव स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, एंड हाईएस्ट इज ऑन फर्स्ट कार्बन। ओके, तो अब आपको जब प्लस आई इफेक्ट डिसाइड करनी हो तो कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो इसका एक ऑर्डर दिया है मैंने। कभी भी साइक्लिक प्लस आई इफेक्ट आपको डिसाइड करनी हो तो ये इसका ऑर्डर है। अगर किसी 3 कार्बन साइकिल इज कनेक्टेड, 4 कार्बन साइकिल कनेक्टेड, 5 कार्बन साइकिल कनेक्टेड और 6 कार्बन साइकिल कनेक्टेड, एज द बिगर अल्काइल ग्रुप मोर प्लस आई, मतलब कि ये साइक्लो अल्काइल ग्रुप है।
जैसे बड़ी साइकिल होगी उतनी ही प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा लगेगी, आप याद रखिएगा, काम में आएगा। डायन अल्काइल ग्रुप, अब रियल अल्काइल ग्रुप आया है, वो तो साइक्लिक अल्काइल ग्रुप था। तो इन अ स्ट्रेट चेन बिगर अल्काइल ग्रुप मोर प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। CH3 की कम होती है इथाइल ग्रुप से, प्रोपाइल और ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, लेकिन कार्बन चेन स्ट्रेट होनी चाहिए। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे मैंने एक थर्ड एग्जांपल दिया, अगर कार्बन सेम है, 3 कार्बन 3 कार्बन, अगर ये नॉर्मल है और ये आइसो, तो नॉर्मल की प्लस आई इफेक्ट आइसो से कम होगी। अगर 4 कार्बन वाला लेता मैं, तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर मैं ऐसे में लिख सकता हूँ, आप यहाँ पे नोट करके भी लिख सकते हो कि नॉर्मल की प्लस आई इफेक्ट कम होगी आइसो से, और आइसो की कम होगी नियो से। ये एग्जाम्पल देने के लिए आपको 5 कार्बन वाला एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, क्योंकि नियो में क्या होता है, कार्बन सराउंडेड बाय कार्बन, तो मिनिमम आपको पेंटाइल ग्रुप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऑर्डर क्या होता है, अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन हो तो नॉर्मल लेस देन आइसो लेस देन नियो, ठीक है। माइनस आई की अगर हम इफेक्ट देखें तो सबसे कम होती है बेंजीन रिंग, उसके बाद डबल बॉन्ड, ईथर ग्रुप, देन हेलोजन का ये पूरा ऑर्डर माइनस आई इफेक्ट का, आयोडीन लेस देन ब्रोमीन लेस देन क्लोरीन लेस देन फ्लोरीन। इसके बाद माइनस आई इफेक्ट होती है ज़्यादा COOH ग्रुप की। जितने ग्रुप काम में आ रहे हैं, मतलब कि हमें बार बार सोचना होगा, इतने ग्रुप यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, और कभी किसी एग्जाम्पल में कोई नया ग्रुप होगा तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि इसकी माइनस आई लगेगी, ठीक है। अब जो जितने इम्पोर्टेंट ग्रुप है उसका पूरा ऑर्डर मैंने दे दिया है। हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट सोचनी पड़ेगी, COOH CN और NO2, और बेंजीन रिंग की बहुत कम होती है, उसके बाद डबल बॉन्ड और OCH3। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा नहीं है कि प्लस आई माइनस आई से ही एसिडिक नेचर डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो एसिडिक नेचर का काफ़ी क्राइटेरिया होता है। कौन कौन से क्राइटेरिया होता है देखिए, यू हैव टू डिसाइड आइदर गुड एसिड और बैड एसिड। यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो इजीली H+ देता हो, जिसकी pH लो हो, जिसकी pKa लो हो, जिसका हाई वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट हाई हो। बेड के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। बेड मतलब कि ये सब इसका ऑपोजिट मतलब बेड, ठीक है, इसीलिए नहीं लिखा है। जिसमें H+ इजीली रिमूव नहीं होता हो, जिसकी हाई pH हो, ठीक है, जिसका हाई pK हो, जिसका हाई Ka मतलब कि डिसोसिएशन कांस्टेंट हो। तो अगर आपको गुड एसिड का क्राइटेरिया पता है तो उसका ऑपोजिट बेड होता है, तो इसलिए उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं एसिड के बेस का, हम नेक्स्ट लेक्चर में सोचेंगे। सी वन एग्जांपल, डिसाइड विच वन इज बेटर एसिड, ठीक है। ये इसको देखिए, इसकी कौन सी इफेक्ट है, प्लस आई, इसकी कौन सी इफेक्ट है, प्लस आई। अब ये हाइड्रोजन हमें निकालना होता है, जो इजीली निकलेगा तो स्ट्रॉन्ग, तो जितनी प्लस आई, अब आपको पता है कि एसिडिक नेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, प्लस आई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही एसिडिक नेचर कम होगा, प्लस आई जितनी कम होगी उतना ही एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। प्लस आई लेस एसिडिक नेचर मोर, प्लस आई मोर एसिडिक नेचर लेस। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑर्डर दिया आपको, ये मिथाइल की प्लस आई है, ये इथाइल की प्लस आई, किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो B इज़ मोर एसिडिक देन A। बहुत ही ईजी टॉपिक है, अगर आप दिल से करो थोड़ा तो GOC में आप मास्टर हो सकते हो। बाद में आपको कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको छू नहीं सकता, लेकिन आप इतना इंटरेस्ट से करते नहीं हो। देखिए कितना एकदम सॉफ्ट टॉपिक चलता है ये। चलिए दूसरा 3-4 एग्जाम्पल लेंगे, बाद में आप जब
कहीं पे पेपर में सॉल्व करो तो ये कंसेप्ट लगाना, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने दो कंपाउंड दिए, यहाँ CH3 मतलब इसकी प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे NO2 है, इसकी माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। ये CH2 तो है लेकिन NO2 हाईएस्ट माइनस आई इफेक्ट है, तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल होगा। क्योंकि ये माइनस है तो ये OH बॉन्ड वीक हो जाएगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, आल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, ठीक है। हाँ, अब ये प्लस आई है, प्लस आई की वजह से ये OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम होगी, ये H इजीली नहीं निकलेगा, तो फिर से ऑर्डर आ रहा है B इज मोर एसिडिक देन A। अब आपको ये भी पता है कि यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज़ किया कि एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, ये माइनस आई है, ये प्लस आई, तो जहाँ पे माइनस आई होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा। चलिए तीसरा एग्जाम्पल अपने आप करिए। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन रिंग है, यहाँ साइक्लोहेक्सेन रिंग के पास CH3 भी है एक्स्ट्रा, यहाँ साइक्लोहेक्सेन रिंग के पास NO2 है, तो यहाँ पे ये COOH के साथ ये प्लस आई इफेक्ट एक्स्ट्रा है, ये NO2 माइनस आई इफेक्ट है, और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है लेकिन सिर्फ साइक्लोहेक्साइल रिंग की है। तो इसकी कंपैरिजन में तो मैं ये बोलूँगा कि एक्स्ट्रा प्लस आई माइनस आई यहाँ पे नहीं है, तो माइनस आई वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो C हाईएस्ट एसिडिक। और फिर ये यहाँ पे प्लस आई एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ साइक्लोहेक्सेन रिंग की प्लस आई हो सकती है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल रिंग भी है एंड CH3 ग्रुप भी है, तो इसका भी प्लस आई, इसका भी प्लस आई, डबल प्लस आई है। यहाँ पे सिंगल प्लस है तो बाद में आएगा A और लास्ट में B, क्योंकि जितना प्लस आई ज़्यादा उतनी एसिडिटी कम। ये चलिए फोर्थ एग्जाम्पल, डू इट योर सेल्फ कॉमन, ये अंडरलाइन प्लस आई, ये देखिए ये Cl यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ माइनस आई, यहाँ पे Cl यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ माइनस आई, लेकिन इस COOH से माइनस आई का डिस्टेंस कितना है, इतना है। आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, इतना है। अब इस COOH से क्लोरीन का डिस्टेंस कितना है, तो कि इतना है, तो किसका डिस्टेंस ज़्यादा है, माइनस आई में, इसमें माइनस आई का डिस्टेंस ज़्यादा है। यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो प्लस आई है, तो ये तो लास्ट में ही आएगा, ये रहा लास्ट में। तो हाईएस्ट किसकी, हाईएस्ट B की होगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट COOH के पास है। जितना मैंने बोला है ना कि डिस्टेंस से इफेक्ट करेगा ये। आग अगर जलती है, जितने पास जाओगे उतनी गर्मी ज़्यादा लगेगी, जितने दूर जाओगे उतनी हीट कम लगेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक रेंज से बाहर निकल जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहीं पे आग है। Is like a fire. Inductive effect is like a fire. As you move away from that fire, the effect decreases, and when time arises, it nullifies. And if you go near and near, then effect increases. तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट जो है दैट इज नियर टू COOH ग्रुप, मतलब कि इसको ज़्यादा लगेगी, तो ये हायर एसिडिक होगा B। ये माइनस आई तो है लेकिन दूर है थोड़ी, तो कम लगेगी, देन C आएगा। और ये A जो है उसमें तो माइनस आई है ही नहीं, प्लस आई है, तो ड्यू टू प्लस आई इट्स लोएस्ट एसिडिक। ये ऑर्डर आपके सामने है। चलिए फिफ्थ ऑर्डर, अब इसको मैं नहीं समझाऊंगा, ये आप अपने आप करिए, और आंसर मैंने दे दिया है यहाँ पे, B इज़ मोर एसिडिक। तो यहाँ पे भी माइनस आई है, ये भी डिस्टेंस वाला कंसेप्ट है, यहाँ पे भी माइनस आई है, इसमें देखिए डिस्टेंस, और यहाँ पे देखिए डिस्टेंस। देखिए ये एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक होगा तो ऑर्थो मेटा पैरा की सिमेट्री आएगी, लेकिन यहाँ डिस्टेंस कंसेप्ट लगेगा, ये एरोमेटिक नहीं है। डिस्टेंस लेस इफेक्ट इज़ मोर, और अगर इफेक्ट फेवरेबल है, ये नज़दीक है तो ये H जल्दी निकलेगा, ये दूर है तो ये H जल्दी नहीं निकलेगा, ठीक है। सो B इज़ मोर एसिडिक देन A। चलिए अब बेसिक नेचर के बारे में बात करते हैं। मैंने पहले भी बोला था, द बेसिक नेचर इज टोटली रिवर्स विथ रिस्पेक्ट टू एसिड। बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, बेसिसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, जो एसिडिक कैरेक्टर से ज़्यादा है, और एसिडिक कैरेक्टर से रिवर्स है। एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है,
ठीक है। एक इनऑर्गेनिक कंसेप्ट है कि किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस है वो वीक ही होता है। ये कंसेप्ट भी कभी कभी ऑर्गेनिक में काम आता है, तो वहाँ पे स्टूडेंट प्लस आई माइनस आई करने लग जाते हैं। अगर आपको के ए वैल्यू से पता चल जाता है, इफ़ यू नो दैन दिस एसिड इज वीक, देन इसका कंजुगेट बेस जो होता है, कंजुगेट बेस कंजुगेट एसिड हमने लिया है कौन सा टॉपिक था वो, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। मुझे पता है कि CH3COOH, अब ज़रा देखिए यहाँ पे 1-2 मिनट में मैं समझा देता हूँ, और बेसिसिटी का ऑर्डर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। इतना आप कर लीजिए तो थोड़ा, ये देखिए CH3COOH, अब हमें पता है कि CH3COOH वीक एसिड है, तो इसका कंजुगेट बेस है CH3COO माइनस, तो अब CH3COO माइनस वो कंजुगेट बेस है, वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये एक एक कंसेप्ट जो है जिसमें बच्चे वो नहीं सोचते के वैल्यू दी होती है बोल, और उससे डिसाइड कर लो कि ये वीक बेस है तो उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपको पता है कि कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो एसिड है वो वीक होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आपको ध्यान में रखना है कि कंजुगेट कोई बेस है और वो स्ट्रॉन्ग एसिड का है तो वो वीक ही होता है, और वाइस वर्सा भी, अगर कंजुगेट बेस जो है वो वीक एसिड का है तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। वाइस वर्सा का मतलब उसके ऑपोजिट स्टेटमेंट भी राइट है। वैसे कंजुगेट एसिड कोई है किसी स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है, तो वो वीक होता है, और अगर कंजुगेट एसिड है किसी वीक बेस का तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये जो दो कंसेप्ट है, तो ये दो कंसेप्ट इनऑर्गेनिक के हैं, जिसको आप सिर्फ याद करके अपनी बुक में लिख लीजिए, राइट डाउन इन योर बुक। दिस इज द इनो, तो ऑर्गेनिक में कभी कभी काम आ सकते हैं, जैसे कि मैं ऐसा बोलूँ कि भाई NH3 जो है वो वीक बेस है, ठीक है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे ना वो चैप्टर का ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, तो कभी ये कंसेप्ट भी इजीली आप आंसर दे सकते हो, तो उसमें कोई वो ढूंढने की कोशिश मत करो प्लस आई माइनस आई, ठीक है। वो छोटे छोटे जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें ऐसे ऐसा आंसर आप दे सकते हो। इसका जो एसिड है ये NH4 प्लस है, तो मुझे पता है कि ये वीक बेस है, तो उसका कंजुगेट एसिड जो है ये होता है NH4 प्लस, वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। फिर भी मेजोरिटी क्वेश्चंस आएंगे वो प्लस आई माइनस आई से ही डिसाइड होगा, लेकिन कभी कभी ये पॉइंट डेंजर हो जाते हैं कि आप छोटे छोटे प्रॉब्लम, अगर NH4 प्लस में कहाँ आप NH3 टू NH4 प्लस में माइनस आई प्लस आई कहाँ लगाने जाओगे, ठीक है। वो सीधा इनऑर्गेनिक कंसेप्ट लगता है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि मेरे पास है H2SO4, ठीक है। H2SO4 को हम इफ़ आई एड इन अ वाटर, तो इट गिव्स अस H3O प्लस प्लस HSO4 माइनस, ठीक है। तो ये जो है वो एसिड है, दिस वन इज इट्स कंजुगेट बेस, तो ये जो होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है हमें पता है, तो इसका कंजुगेट बेस जो है वो वीक होता है सर, ठीक है। अब देखिए ये एसिड है तो ये वीक बेस है वाटर यहाँ पे, तो इसका जो कंजुगेट एसिड होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये हमारा इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट है, उसको भी ज़रा यहाँ पे नोट कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये लेक्चर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक नेचर के ऑर्डर के बारे में, और आगे जाएंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और इससे भी बढ़िया मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस के ऊपर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।